हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम आ चुके हैं सैंपल पेपर लेकर के ओसवाल का, यानी ओसवाल के एक सैंपल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आप सभी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो तैयारियों को 7वें आसमान पर पहुंचा करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कहाँ पर पहुंचा के 7वें आसमान पे पहुंचा करके हम लोग चलेंगे आगे। सैंपल पेपर जैसा कि आपको पता है हम लोग सैंपल पेपर करने वाले हैं। कौन कौन सा हम लोग करने वाले हैं? सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हम लोग कल कर चुके हैं, ये ओसवाल का है। उसके बाद आपको एडुकार्ट का मिलेगा, फिर अरिहंत का मिलेगा, फिर एमटीजी, शिवदास और फिर 2 एडिशनल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किए थे वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग अगर पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिजिक्स में, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर ऑप्शंस दिए, रे रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन दीज स्ट्राइक अ मिरर। जब कोई लाइट की रे क्या करती है? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है जब वो स्ट्राइक करती है किस पर? मिरर पर। अगला लिखा है रे रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन दीज इंटर द डिफरेंट मीडियम। भाई रिफ्लेक्शन में मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। रेस स्ट्राइक अराउंड द शार्प एज। शार्प एज का भी यहाँ कोई मतलब नहीं। रे स्ट्राइक अराउंड द बाउंड्री ऑफ द नैरो अपर्टस, यानी इस आर्पेचर, इसका भी कोई मतलब नहीं। यानी जो पहली बात थी वो बिल्कुल सही लिखी थी कि जब कोई लाइट की रे किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो वो उसी मीडियम पर पड़ करके क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक, यानी वापस आ जाती है। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आगे चलेंगे, लिखा है द आई इज मोर सेंसिटिव टू येलो कलर बट स्टिल द डेंजर सिग्नल आर पेंटेड रेड इंस्टेड ऑफ येलो बिकॉज। देखिए बोला है क्वेश्चन में कि जो हमारी आईज होती हैं वो येलो कलर को देखने के लिए सेंसिटिव होती हैं लाल की अपेक्षा। फिर भी जो डेंजर का सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं किससे? लाल कलर से। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि स्कैटरिंग जो होती है वो लाल कलर की कम होती है येलो की अपेक्षा। येलो कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्कैटर होता है, इस वजह से हम डेंजर के सिग्नल को किस वजह से लाल कलर से दिखाते हैं? क्योंकि वो कम स्कैटर होता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लेस देन स्कैटरिंग ऑफ येलो लाइट। अगला है येलो लाइट व्हेन स्कैटर ब्राइटर। और तीसरा है कि स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट ऑफ येलो। यानी देखो ये तो उल्टी बात लिखी है, जो सही बात है वो तो ये है कि मैंने बताया कि रेड लाइट जो होती है वो कम स्कैटर होती है येलो की अपेक्षा। इस वजह से हम डेंजर के सिग्नल को किस कलर से डिनोट करते हैं? रेड कलर से। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, लिखा है कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। कॉपर का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी के घर में ज्यादातर कॉपर के वायर ही यूज होते हैं। कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। भाई देखिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या काम करता है? वो अपोज करता है करंट को बहने से। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट ज्यादा अच्छे से बह पाएगा। इस वजह से हम घर में कैसे वायर का यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं कॉपर के वायर का। तो असर्शन भी सही है और उसके साथ रीजन भी इसका सही दिया हुआ है, यानी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन ए या बी में होंगे, लेकिन हमें ये बताना है कि यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो वायर बने होते हैं किसके? कॉपर के इलेक्ट्रिक वाले। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है। यानी ऑप्शन ए सही होगा। असर्शन जो है उसका जो रीजन दिया हुआ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिया हुआ है। आगे चलेंगे, अच्छा आंसर है ये। और आगे चलेंगे तो एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, ये कुछ इस प्रकार है कि दिया हुआ है फॉलोइंग द टेबल सिम्टम्स ऑफ डिफेक्ट मायोपिया। आपको कुछ टेबल दिए हैं, इसमें सिम्टम्स दिए हुए हैं मायोपिया के। लिखा है पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई व्यक्ति है वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियर देख पा रहा है और दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। तो हमें बताना है इमेज फॉर्मेशन बाई मायोपिया, नहीं, स्टेट रीजन फॉर द दिस डिफेक्ट। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि कर्वेचर का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी क्या हो जाता है? कर्वेचर का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है और आईबॉल का साइज जो होता है, आईबॉल जो होती है वो लंबी हो जाती है। इस वजह से हमें चीजें क्या है? स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं।
फिर उसके बाद आगे पूछा है इमेज फॉर्मेशन बाई अ मायोपिया, मायोपिक आई जो होती है उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखिए मायोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, और इसको करेक्शन करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन से, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। यानी जो इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पर बननी चाहिए थी, वो उसके पहले बन जाती है। इस वजह से हम यूज करते हैं किसका, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ताकि इमेज कहाँ पर वापस से बनने लगे, रेटिना पर बनने लगे, और कर्वेचर का साइज बड़ा हो जाता है और इलोंगेशन हो जाती है किसकी, आई बॉल की। इस वजह से मायोपिया हो जाता है, ये इसका रीजन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू द अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड के चारों ओर क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सिर्फ एक डायग्राम के माध्यम से। हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अगर कंडक्टर को मूव किया जाए तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आएगा। तो अगर किसी कार्डबोर्ड के चारों ओर क्या किया जाएगा, एक वायर लगा दिया जाए, इस पे एक रेजिस्टेंस लगा, एक एमीटर लगा है, एक की लगी है, ठीक। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम द अपर एंड। अगर इसे अपर एंड से देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। इस तरह से कुछ डायग्राम बन करके तैयार होगा कि एक कार्डबोर्ड लेंगे हम, उसके चारों तरफ एक वायर लगा देंगे, उसमें एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे जो कि बहने वाले करंट को बताएगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम डिटरमाइन कर पाएंगे, और एक की लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। भाई देखिए, जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे उतने ही क्या जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज द प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू कैलकुलेटेड इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। यानी अगर हम बात करें कि कोई कंडक्टर है और उस पर क्या कहते हैं, सेंटर से आप जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। यानी मेन मामला कहाँ डिपेंड करता है, सेंटर पे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर। एक लेंस है, उसका पावर दिया हुआ है कितना, 4 डायोप्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव 4 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/p हो जाएगी। तो यानी 1/4, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर लिखा है एन ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंस होगा कॉन्वेक्स। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एक ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर पर दूर रखा हुआ है। नेचर में इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। हमें क्या वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, और नेचर भी फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यानी 1/v निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/u। 1/f जो है वो 25 है, प्लस 1/u जो है वो -50 है। यानी एलसीएम लेंगे तो आप 50 आएगा, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। यानी 1/v जो है वो 1/50 आ गया, यानी v जो है वो 50 सेंटीमीटर आ गया है। हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। हमें नेचर भी फाइंड करना है तो माइनस नहीं प्लस होता है v/u, यानी m जो आएगा वो -50/50 आएगा। इससे ये कट जाएगा तो m-1 आएगा। यानी ये कि इमेज जो है वो, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा है, वो 2f पर रखा है। कहाँ पर, 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होता है तो इमेज भी कहाँ पर बनती है, 2f, क्योंकि दोनों ही कितने कितने डिस्टेंस पर है, 50 और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यही बात करनी थी। फिर उसके बाद लिखा है इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50
बाई टू बेव 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी को खरीदता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? कॉस्ट कितने रुपए देने पड़ते हैं? 3.50 लिखा है। हिज जनरेट हैज मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट। वो कितना पावर जनरेट करता है? 2 किलोवाट की। कितनी? 2 किलोवाट। द जनरेटर प्रोड्यूस एनर्जी मैक्सिमम पावर ऑफ 3 आवर्स। टाइम जो है वो 3 आवर्स है। कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट बी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड। कितनी अमाउंट यानी सप्लाई पर कितना कॉस्ट आएगा। तो अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो पहले एनर्जी निकालनी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, यानी 2 इंटू 3, यानी 3 टू 6 किलोवाट जो है वो एनर्जी हमारी आ जाएगी। फिर अगर हम कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट आएगा 3.50 इंटू 6, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 6 0 जा 0 और 6 5 जा 30 होता है, कैरी 3 आएगा और 6 3 जा 18 और 21 हो जाएगा। यानी 2 नंबर पहले पॉइंट्स लगाएंगे तो 21 रुपए जो है वो यहाँ की कॉस्ट आ जाएगी। फिर लिखा है आई स्टूडेंट बॉयल्स वाटर। एक स्टूडेंट है वो वाटर को बॉयल करता है इज एन इलेक्ट्रिक कैटल में फॉर 20 मिनट्स। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस। ये सेम सप्लाई को यूज करके वो रिड्यूस करना चाहता है द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर, यानी पानी को गर्म करने का समय क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। वो अब हीटिंग एलिमेंट की लेंथ को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, हमसे ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी चीज को हीट करना चाहते हैं तो आप उसकी रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी पावर के फॉर्मूले से देखेंगे तो V²/R होगा। यानी बोल रहा है कि सेम सप्लाई से कनेक्ट करना है, यानी V जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी लेंथ को आप क्या करेंगे? पावर को आप क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, हमसे लेंथ के टर्म में पूछा है तो हम रेजिस्टेंस अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस के टर्म में अगर हम देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, यानी रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो हमें लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी to reduce the boiling time of using the same main supply, the rate of heat production should be large. We know that P is equal to V²/R. Since V is constant, R should be decreased. तो R क्या होगा? कम होगा। Since R is directly proportional to length, हमें पता है R जो है वो directly proportional to होती है लेंथ की, तो लेंथ भी हमें क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, लिखा हुआ है in an electric circuit 3 bulbs of 100 watt each are connected in series to a source. Another circuit 3 bulb of the same watt is connected in parallel। ठीक है, तो लिखा है will the bulb is 2 circuits glow the same brightness? Justify your answer। क्या दोनों में जो बल्ब होंगे वो सेम उससे जलेंगे, यानी सेम तरह से जलेंगे, सेम तरह से ग्लो करेंगे? तो उसके लिए हमें पावर पता करना होगा, क्योंकि पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसी या रेजिस्टेंस से भी हम पता कर सकते हैं। तो देखिए 3 है, 100 लिख लेते हैं। 100 वॉट है, जब पावर इनकी दी है 100 वॉट। इसमें भी दी है 100 वॉट। यानी अगर हम इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो R जो होगा, RS जो होगा वो R प्लस R यानी 3R होगा। क्या होगा? 3R होगा। यानी अगर करंट निकालेंगे तो करंट का फॉर्मूला V/R, तो करंट आएगा करंट आएगा V/3R। और इस वाले केस में अगर हम निकालेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी ये हो जाएगा 3/R। तो RP जो आएगा वो हो जाएगा R/3। ठीक, तो करंट जो निकलेगा वो निकलेगा क्या? करंट जो निकलेगा वो निकलेगा
v अपॉन r होता है, तो यानी v अपॉन r/3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3v अपॉन r। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर। तो देखिए जैसा कि हमने निकाला था, यहाँ 3v अपॉन r आ गया पैरेलल वाले के लिए, और सीरीज वाले के लिए कितना आ गया v अपॉन 3r। फिर जैसा कि हम जानते हैं करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड इन 3 बल्ब्स। अगर तीन, देखिए कितना आया है 3v अपॉन r आया है, ठीक, तो अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो v अपॉन r प्लस v अपॉन r प्लस v अपॉन r बराबर बराबर सब में बटेगा, तभी तो इक्वल पार्ट्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमें पता है पावर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस किसका कम है, रेजिस्टेंस कम है केस 2 यानी पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन का। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम है, जिस वजह से जो पावर होगा वो किसका ज्यादा होगा, पैरेलल वाले का। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है स्टूडेंट टू 3 कॉनकेव मिरर। एक स्टूडेंट है उसने 3 कॉनकेव मिरर लिए हैं ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, अलग अलग फोकल लेंथ के, फॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू द इमेज फॉर्मेशन। उसने अलग अलग मिरर लिए हुए हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो, बाई प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेस, और ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग प्लेस पर रखा है इन मिरर्स पर, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है कि वो उसने क्या किया है, पहले केस में क्या किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर पर रखा है, और इमेज को कहाँ पर रखा हुआ है, सॉरी फोकल लेंथ उसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है और फोकल लेंथ 15 है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है और फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बोला इन्हें सॉल्व करना है। लिखा लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन फर्स्ट केस। पहले केस में बनने वाले इमेज की 2 प्रॉपर्टी बतानी है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कॉनकेव मिरर है और बोल रहा है 45 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ 15 है, तो भाई ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बाद में रखा होगा, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा, क्योंकि भाई f जो है वो 30 है तो r कितनी होगी, f 15 है तो r कितनी होगी 30 होगी। तो ऑब्जेक्ट तो 45 सेंटीमीटर पर है, यानी और पहले रखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा होता है तो जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। और रियल, इन्वर्टेड और कहाँ पर सी और एफ के बीच पर बनती है। और साइज में कैसी होती है, साइज में होती है स्मॉल, स्मॉल यानी डिमिनाइज्ड इमेज बनती है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। फिर अगला लिखा है इन विच वन द केस गिवन द टेबल मिरर विच फॉर्म रियल सेम साइज इमेज एंड वाई। सेम साइज इमेज बनाए और रियल बनाए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है सेम साइज। अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ा हो कॉनकेव मिरर के लिए, तो ऑब्जेक्ट को जब कहाँ पर रखते हैं 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो 2f यानी f का 2 गुना, तो आपको f का डबल एक ही जगह दिख रहा होगा। सेकंड केस में ये 15 है और ये कितना है 30 है। यानी ऑब्जेक्ट को जब हम कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे सेकंड वाले मिरर पर, तब जाकर के कैसे सेम साइज की इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलेगी। फिर लिखा है तीसरा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, गिव रीजन व्हाई डू यूज सच टाइप ऑफ मिरर। डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो मैं बता दूं आपको, डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है वो होता है कॉनकेव मिरर। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए हमारे दांतों में जब वो जांच करेगा अपनी, तो क्या होगा, उसको चीजों में डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो हमें इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, तो बड़ी दिखनी चाहिए तो यानी इनलार्ज दिखनी चाहिए। तो जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, पोल और फोकस के बीच पर रखा होता है, कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच पर रखा होता है, तो इमेज बनती है वर्चुअल, इनलार्ज और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब सीधी,
तो भाई अगर उल्टा दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, काटना कोई सा दांत होगा, हटा और कोई देगा। तो इसलिए क्या कैसी इमेज लेनी पड़ेगी, वर्चुअल होनी चाहिए और इरेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद डी वाला जो लिखा है वो लिखा है लुक एट द टेबल। टेबल पर देखिए, आइडेंटिफाई द सिचुएशन, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करिए। द रिसेंबल विच इज रिसेंबल सिचुएशन इज अ कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सेविंग। हमें कॉनकेव मिरर बनाना है सेविंग के लिए, तो उसका रे डायग्राम बताना है। तो अगर आपको सेविंग के लिए क्या करना है, एक मिरर चाहिए, तो आपको कैसा मिरर चाहिए होगा, कॉनकेव मिरर चाहिए होगा, नॉर्मल सी बात है। पर सेविंग मिरर जो होता है उस पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इनलार्ज बनती है, यानी ऑब्जेक्ट को हमें पोल और फोकस के बीच पर रखना होगा। कहाँ रखना होगा, पोल और फोकस के बीच पर रखना होगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच पर रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर एक लार्ज साइज की इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी ये, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा इसका। फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी वाला लिखा हुआ है, तो इसे आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, तो लिखा है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कन्वर्जन इन ऑब्जर्व्ड अ लीनियर सोलेनॉइड। एक लीनियर सोलेनॉइड में जो किस प्रकार की एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ज होती है। तो हमेशा याद रखेंगे, लीनियर सोलेनॉइड में जो एनर्जी कन्वर्ट होगी भाई इलेक्ट्रिक से जनरेट हुई है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। फिर दूसरा है व्हाट हैपेंस विल इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड के अंदर बीच पर एक सॉफ्ट आयरन बार रख दिया जाए, सॉफ्ट आयरन बार मतलब एक लोहे की सॉफ्ट आयरन की एक रॉड रख दी जाए, तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन का मतलब बिल्कुल 100% प्योर जो होगा वो वाला कैसा आयरन। तो अगर उसे रखेंगे तो जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहेगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो तब तक क्या होगा, जो आयरन बार होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब तक उसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट बहता रहेगा सोलेनॉइड में। फिर अगला बोला है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द बार मैग्नेट, इज दिस ट्रू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है बार मैग्नेट की तरह ही सोलेनॉइड में होती है, ये पूछा हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड होता है उसमें भी दो पोल्स जनरेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और जो बार मैग्नेट होता है उसमें तो कंपलसरी है कि होंगे ही। तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को मैच करते हैं, इसलिए हम कहेंगे यस, जो क्या कहते हैं सोलेनॉइड होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर प्रोड्यूस करता है। किस डायरेक्शन में, अंदर, साउथ टू नॉर्थ। फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अच्छा, ये इसके आंसर्स हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, ग्राफ को एनालाइज करना, अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने ग्राफ को क्या किया, ऑब्जर्व करके 4 स्टेटमेंट लिखी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक सही स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर करंट जो है वो बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो भाई ये तो गलत लिखा है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी अगर कहा जाए तो जो सही बात होती है वो तो ये होती है कि जो करंट होता है वो डिपेंड करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड पर। तो जितनी ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी ये इसका बिल्कुल इनवर्स लिखा है, यानी इन दोनों में ही कोई एक सही होना चाहिए, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। और जो मैंने ये वाली आपको बात बताई है ये बिल्कुल ठीक इसी से मैच करती है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, जनरेट होंगी। तो हमने सॉल्व कर लिया है सेक्शन ए बी सी डी ई सारे फिजिक्स के सॉल्व कर लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे आपको और भी सैंपल पेपर, जैसा कि आपको पता है हम कर चुके हैं कौन कौन से, ओसवाल के कर चुके हैं, एडुकार्ट के कर चुके हैं, और हम लोग कर चुके हैं सीबीएसई का एक सैंपल पेपर। अब हम करने वाले हैं
अब हम करने वाले हैं एमटीजी का एक सैम्पल पेपर, जो कि हमारी अगली वीडियो होने वाली है। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और वीडियोस को प्रॉपर देखते रहिए।